हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ज़बरदस्त आपके लिए क्वेश्चन आए हैं। हाई स्कूल के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन। आपको नोट करना होगा, डेली मेरे क्वेश्चन को शेयर करना होगा और ज़बरदस्त देखना होगा और पेन कॉपी लेकर बैठना होगा। तभी आप 100 में 100 रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी मैथ में 100 में 100 पा सकते हो। ठीक है? अगर ये वीडियो अच्छी आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाओ क्योंकि सब वीडियो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है? एक घंटी होगी और उसे बजाओगे तो टन टन बाजेगी और मेरी वीडियो सही से पहुँच। देखो ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 145 है तथा एलसीएम 2175 है। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 145 है और एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या आपका 725 है, ठीक है, आपका 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल बात मैंने बताया था कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या दूसरा दूसरी संख्या। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। तो अगर एलसीएम मेरा 2175 दिया है, ठीक है, और एचसीएफ मेरा 145 दिया है और पहली संख्या अगर देखा जाए तो 725 है, तो दूसरी संख्या निकालना है मुझे। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा कि अगर मुझे ये करना है तो 25 ये कितना गुना है? अगर ना कराओ तो और देख लो। अगर दूसरी संख्या रोक लोगे तो तुम्हारा 2175 और गुना आपको 145 और बटे 725 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। आप लोग देखोगे अगर 25 यहाँ 75 है, 7 21, मतलब कहने का मतलब 725 कम से 725 और 725 3 होता है 2175। ठीक है, सिंपल बात देखोगे अगर 3 और 145 का गुणा करोगे तो सिंपल बात आपका पड़ेगा 3 पचे 15, 3 चौके 12 13 और 3 एकम 3 1 4, तो 435 मेरा आंसर होगा, जो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो देखो यार और शेयर करते रहो। ठीक है, सब दोस्तों के पास जितने भी हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो भी देखें और शेयर करते रहो। ठीक ठीक, जल्दी देखोगे कुछ। देखो ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे करना क्या है, मुझे अपरिमेय बोला गया तो परिमेय है। देखो अगर रूट पी एक अपरिमेय है मुझे सिद्ध करना है तो सबसे पहली बात सब क्वेश्चन में माना रूट पी एक अपरिमेय बोले तो परिमेय एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा तो रूट पी बराबर मेरा हो जाएगा ए बटा बी मान लो। ठीक है, सिंपल बात है, ये बटा बी मान लो या एम बटे एन मान लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर बेटा अगर रूट को हटा लोगे तो दोनों, अगर रूट को हटाओगे, अभी देखो ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो दोनों पक्षों का मुझे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर देंगे तो रूट पी का स्क्वायर फिर यम बटे एन का स्क्वायर। रूट पी का स्क्वायर कितना होता है? रूट अगर स्क्वायर में है, अगर रूट है और स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। ठीक है, और यम को अगर करोगे तो यम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात है। अगर तिरछे गुणा करोगे तो सिंपल बात है, यम स्क्वायर एम स्क्वायर का नाम चला जाएगा और बचेगा तुम्हारा पी एन स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात है। तो मैं कह सकता हूँ एक बात और है कि मैं एक क्वेश्चन कह सकता हूँ कि सिंपल बात है कि पी एन स्क्वायर बोल सकता हूँ यम स्क्वायर। समीकरण नंबर अगर फर्स्ट बोल लूँ तो पी अगर देखूँ तो यम से या पी जो है यम स्क्वायर से को विभाजित है। कितना भी है? विभाजित है। सिंपल बात देखना है मुझे, विभाजित है। अच्छा तो कह सकता हूं कि पी एम को विभाजित करता है। अगर पी एम स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो पी एम को विभाजित करता है। सिंपल बात है। ठीक है, सिंपल बात है यार। ठीक है, सिंपल बात है। तो जहां जहां मैं कह सकता हूं, सिंपल बात यार ये देखना है मुझे कि उसको थोड़ा लॉन्ग में लगाना है, क्योंकि लॉन्ग में लगाओगे तो सही रहेगा। जहां मैं क्या कर दूं, जहां यम बराबर पी पी और क्यू मान लो। कितना मान लो बेटा? जहां एम बराबर पी क्यू मान लो, तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, जहां यम बराबर पी क्यू मान लूंगा तो मुझे पता क्या है, बिल्कुल सिंपल कहा है कुछ, पी एन स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर। अगर मैं पी एन स्क्वायर तो है लेकिन यम बराबर पी क्यू मान लिया मैंने। ठीक है, सिंपल बात है। तो पी एन स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पी स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर। सिंपल बात है। अब अगर मुझे एन स्क्वायर को रोक लेंगे तो हमें बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसमें उभयनिष्ठ ढूंढना है मुझे, क्यों रखा मैंने? उभयनिष्ठ के लिए। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा पी, पी से पी कट गया तो बचेगा एन स्क्वायर, एक बचेगा पी और एक बचेगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात है यार, इसमें कुछ करना नहीं। तो मुझे देखना है कि पी एन स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर पी फिर एन स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, मतलब ऐसे लगाना है मुझे, थोड़ा लॉन्ग लगा देना है। विभाजित करता है और पी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लो, तो मुझे ये दिखाई दिया कि एम स्क्वायर एन और पी, या हम कह सकता हूं पी एम और एन में उभयनिष्ठ, ये सब उभय
निष्ठ है, ठीक है, सिंपल बात है। तो इसलिए रूट पी जो है, ऐसे बोल सकते हो, यहाँ थोड़ा जगह नहीं है तो मैं कह सकता हूँ इसलिए रूट विरोधाभास के कारण रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में लगाइएगा, ठीक है, डिटेल में लगाइएगा। देखो ये क्वेश्चन है बहुपद का, पॉलिनोमियल्स का। द्वितीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल आपका 0, √5 है। मतलब कहने का मतलब मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और गुणनफल का मतलब अल्फा गुना बीटा की वैल्यू। मुझे द्वितीय बहुपद निकालने के लिए सबसे पहली बात द्वितीय बहुपद का फार्मूला याद रखना कि द्वितीय बहुपद का अगर मुझे इसका सोल्यूशन करना है तो द्वितीय बहुपद का फार्मूला अगर देखोगे तो बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल बेटा अल्फा प्लस बीटा एक्स और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, ठीक है। तो ये बताओ बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अगर देखा जाए तो 0 है और एक्स, और मूलों का गुणनफल देखा जाए तो √5 है। तो मैं कह सकता हूं कि सिंपल बात है कि एक्स स्क्वायर और 0 को एक्स के 0x प्लस √5, यही मेरा आंसर होगा। और जबरदस्त बिल्कुल बात ये कह सकते हैं कि यही मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। और इसी से जबरदस्त क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग पेपर में नोट करो और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त देखेंगे। द्वितीय बहुपद ज्ञात करना है, मूलों का योगफल और 0, √5, और द्वितीय बहुपद का जो अल्फा मूलों का योग हो तो अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल हो तो √5, ठीक है, दिया है। और द्वितीय बहुपद का फार्मूला के √x² के ब्रैकेट में h² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। इस सूत्र से लगाने से यही मेरा निष्कासित होगा, बढ़िया जबरदस्त आंसर आएगा। वीडियो को शेयर करो और जल्दी जल्दी शेयर करो, हर ग्रुप में भेज दो, हर जगह भेज दो। पूरे भारत में मेरी वीडियो जानी चाहिए और मेरे पूरे उत्तर प्रदेश में लड़के 100 में 100 पाने चाहिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी नोट करो। देखो कि ये क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक द्वितीय बहुपद ज्ञात करो जिसके मूल 1 और -3 है तथा बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो, ठीक है। तो सिंपल बात ये दिया है जिसके मूल मतलब अल्फा की वैल्यू 1 और ये सब दिया है, ठीक है, सिंपल बात लिखना, ये दिया है। और बीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो -3 है, ठीक है। अब बहुपद के मूलों का योग ज्ञात करना है। तो बताओ मूलों का योग क्या होता है। मूलों का अगर इनका योग कर दो तो मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर करोगे तो 1 और ये अल्फा की बीटा की वैल्यू -3 है। तो बेटा 3 में से तो मतलब आपका ये बनेगा -3। तो 3 अगर देखो प्लस की गिनती छोटी है और माइनस की बड़ी है तो बेटा माइनस का चिन्ह आएगा। तो अगर मूलों का गुणनफल की बात करोगे, बेटा मूलों का गुणनफल की बात करोगे तो सिंपल बात होता है, आपको बताएं अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा की वैल्यू अल्फा की a और बीटा की आपकी -3। तो -3 करना कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच से संबंध ज्ञात करना है। तो बिल्कुल संबंध कह सकता हूं कि एक सूत्र होता है जो बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस मतलब मूलों का लिख देना, मूलों का योगफल इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यहाँ लिख देना ये चीज, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। आप ये देखो बेटा सिंपल बात है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 और इंटू एक्स और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये -3 है, ठीक है। तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और ये -3। अब ये बन गया मेरा बहुपद का पॉलिनोमियल का समीकरण, ठीक है। अब इससे मुझे संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिल्कुल संबंध ज्ञात करने से ये मुझे है याद रखना, मुझे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। बेटा मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। बेटा इसका मतलब होता है ax² bx और c से तुलना करने पर तो -b/a मतलब x का गुणांक बटे a कितना है, x² का गुणांक, ठीक है, सिंपल बात है। ये माइनस है और अल्फा गुणे c/a, c मतलब होता है अचर पद और बेटा x² का गुणांक, ठीक है। तो इसका पहले एक दो, x का गुणांक कितना बेटा, x का गुणांक 2 है और x² का गुणांक बेटा कुछ ना हो तो 1 रख दो तो 1 है। तो इसका हो गया कितना बेटा, सॉरी हाँ -2, क्योंकि हम -2 लगाए। और अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, तो c की वैल्यू बेटा -3 और a की वैल्यू बेटा अगर देखा जाए x² का गुणांक 1 है तो -3। और ये बताओ सिंपल बात है, इधर देख लो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है, -2
और अल्फा अल्फा गुने बीटा की वैल्यू, अगर अल्फा गुने बीटा की वैल्यू देखो तो -3 आया है। अच्छा ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ कितना है -2, और ये अल्फा गुने बीटा की वैल्यू -3, तो बताओ बराबर नहीं, इसकी वैल्यू -2 तो इसकी -2, ये दोनों बराबर हुआ। और अल्फा गुने बीटा की वैल्यू -3 और बराबर -3, ये दोनों बराबर हुआ। तो मुझे ये सिद्ध हो गया कि संबंध है, इसमें कोई रिलेशन पाया गया। तो पॉलिनॉमियल्स है, सबसे पहली बात बहुपद है, और ये सत्यता की जांच हो गई कि ये संबंध सही है। ठीक है, तो नोट कर लो अगर बराबर है तो। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन है, इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो सबसे पहली बात x प्लस वाई बराबर 14 मान लो, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर आपको 4 है। समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकंड है। ठीक है, अगर x को रोक लोगे तो ये तुम्हारा माइनस वाई इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस वाई। समीकरण नंबर बेटा थर्ड मान लो। सिंपल बात है, देखो अब मुझे क्या करना है, x बराबर 4 प्लस वाई, समीकरण जो थर्ड है वो फर्स्ट में रख देना है। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर सिंपल बात है कि नहीं। अब ये बताओ, इसमें अगर देखो तो x प्लस वाई बराबर अगर 14 है तो बेटा x बराबर इधर रख देंगे तो 4 प्लस वाई होगा और प्लस वाई होगा और बराबर 14 होगा। ठीक है, सिंपल बात है यार, कोई दिक्कत नहीं लेने का इसमें। ठीक है, अब एक वाई इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक वाई बेटा 2 वाई हो गया, और ये 4 जो है ना इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 14 माइनस 4। अगर 2 वाई बराबर अगर देखा जाए तो 14 में 4 नहीं, आपका 10 बचेगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो वाई बराबर आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब वाई की वैल्यू आ गई। अब वाई बराबर 5 समीकरण कहाँ रख दो बेटा, थर्ड में रख दो बेटा, थर्ड में रख दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो एक्स बराबर हमारा 4 प्लस वाई, ये समीकरण थर्ड है। तो बेटा आपको बात आपको देखोगे 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 5, तो यक्स बराबर कितना आएगा 9, तो यक्स बराबर 9 आएगा और वाई बराबर 5 आएगा। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप लोग लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और ये वीडियो आप लोग शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करते रहो बेटा। बहुत अच्छा सवाल है, ये सब नोट कर लो, प्रतिस्थापन विधि से है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं 2025 में। ठीक है, नोट करते रहो। देखो मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपए नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। बेटा इसे हम पहली बार समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा से सवाल है, फिर से पढ़ दो सवाल। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से, जो खजांची था जो पैसा निकालता है, वो 50 रुपये तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपए के नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त हुए। ठीक है, सिंपल बात है बेटा, अगर मुझे 100 रुपया 50 रुपया की निकालना है तो बेटा माना 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के जो नोट हैं वो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और यही मैं देख लिया 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट की बात किया जाए तो मैंने मान लिया वाई। ठीक है, अगर पहली शर्त की बात करोगे प्रश्नानुसार, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहली शर्त से, मैं कंपटीशन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि बहुत एक्सटर्नल लगाऊंगा इसको। अगर 50, देखो बेटा अगर 2000 निकाला बात सही है, लेकिन इनमें दोनों नोटों के लिए कहा मीना ने कुल कितना नोट प्राप्त किया, 25 रुपए के नोट किया। तो बेटा एक्स प्लस वाई, दोनों नोट मिला के कितने रुपए, 25 रुपए के नोट है। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब क्या किया, उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट प्राप्त किया। अब ये बताओ इसने क्या किया कि 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई, अब उसे जो नोट मिला था वो 50 रुपए के नोट तो थे, तो कितना हो जाएगा 50x, और ये क्या हो जाएगा 100 को 100y, बेटा यही होगा। तो सिंपल बात, इन्हों को जोड़ोगे तो 50x और 100y, टोटल रुपया कितना दिया था तुम्हारे पास, अगर इनको और इनको जोड़कर टोटल मुझे 2000 रुपये निकालने पड़े। ठीक है, कितना रुपया, 2000 रुपया निकालना पड़ा। तो बेटा इसे हल करने से फायदा ये है, आप लोग हल तो कर ही सकते हो यार, इसको हल करके बताओ कि x और y के नोट कितने आएंगे। ठीक है, अगर x y के निकालोगे तो अगर समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है तो इसको तो हल कर सकते हो ना, तो इसको x जितना आएगा और y जितना आएगा इसको हल करके बताओगे आप लोग। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करोगे, ये यहाँ y है यहाँ x है, तो यहाँ गुणा 100 से करोगे, यहाँ गुणा 1 से करोगे, तो x y को बराबर करके आप ज्ञात कर सकते हो। जहां तक मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा जो 50 रुपए के नोट रहेंगे, लगा दे क्या, लगा दे।
देखो यहाँ जो आएगा, जहाँ x बराबर 10 आएगा और y बराबर जो है 15 आएगा, तो अगर x बराबर 10 की नोट आएगी तो 50 धाम 500 रुपया हो जाएगा और 15 धाम 500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, तो 1500 प्लस 500 बराबर 2000 रुपये टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ जो सोल्यूशन करने पे तुम्हारा आएगा वो x बराबर, मतलब ये कहने का मतलब कि 50 रुपए के 10 नोट होंगे और y बराबर 15, मतलब 100 रुपए के 15 नोट होंगे, तो टोटल हमारा 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जबरदस्त लगाते रहें, ठीक है, शेयर करते रहें वीडियो को। देखो ये सवाल बहुत है, समीकरण को हल करना है और इसको हल करना है। अब कैसे करना है ये देखना पड़ेगा, हल करना है इसको, ठीक है। अब देखो बेटा सिंपल बात है, 4x घाते 4 है, इधर लगा लेते हैं, ठीक है। एक 4x घाते 4 माइनस 45x स्क्वायर प्लस 81 बराबर 0। अच्छा ये बताओ, इसे एक सिंपल फायदा से लिख सकते हैं हम, 4x स्क्वायर के घाते स्क्वायर माइनस 45x स्क्वायर प्लस 81 बराबर 0, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं एक्स स्क्वायर बराबर, हम मैंने y मान लिया, कुछ मान लो t मान लो, इसमें t मान लो बेटा, t मान लो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू तुम t मान लिए तो ये आपका t स्क्वायर हो जाएगा, तो t मान लिया t स्क्वायर और माइनस 45 इसकी वैल्यू पे t मान लिया प्लस 81 बराबर 0। गुणा करने पर बेटा 81 चौके, बेटा 4 एकदम 4 4 32, 81 चौके 424 आए और जोड़ने पर 45 आए। बेटा जोड़ने पर अगर 45 आया तो 36 नवैया कितना होता है बेटा, 36 नवैया आपका 324 होता है, ठीक है। और ये जोड़ने 36 9 45 होता है, तो सिंपल बात है 4t स्क्वायर माइनस 36t माइनस 9t, ठीक है। 36 और 9 45 हो गया और प्लस आपका 81 को 81 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल बात देखोगे। अब ये बताओ बेटा, यहां अगर देखो तो 4 9 36, यहां बेटा टी और टी कॉमन है, ठीक। क्यों कॉमन है, क्योंकि 36 को 9 4 बोले 9 लिख सकते हो, तो यहाँ टी आ जाएगा और यहाँ बेटा 9 आएगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 9 9 81 है, तो यहाँ भी 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले सकते हो, तो टी और ये माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस से माइनस 9 हो जाएगा, तो बराबर 0 हो गया। अच्छा अब ये कह सकते हो तुम एक सिंपल में टी माइनस 9 ए सेम है, इसको लिख सकते हो, और ये 4t माइनस 9 लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल बात है। अगर t माइनस 9 बराबर 0 लिख दो तो t बराबर इधर माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा, और ये तुम्हारा t 4t माइनस 9 बराबर 0 है, तो 4t को रोक लोगे तो ये माइनस 9 इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। आप लोग देखोगे अगर ये रोकोगे तो ये तुम्हारा t को रोको जो तो तुम्हारा 9/4 हो जाएगा, ठीक है, तो 9/4 हो गया। अब ये कह सकते हो तुम बेटा एक सिंपल उदाहरण में कि मुझे मानना क्या था, मैं माना था एक्स स्क्वायर टी, ठीक है, ये तो माना था, तो टी की वैल्यू जगह 9 आई है तो जहां मैं रख दूंगा बेटा 9 रख दूंगा, तो ये मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट, ये अगर ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, या हम कह सकता हूं कि यक्स को रोक लूंगा तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, और 9 किसका होता है प्लस माइनस 3 का होता है, ठीक है। अगर इसको कर दूं तो इसको भी रख दूंगा, तो x बराबर t है, तो अगर ये पहली पॉइंट शर्त हो गई, और दूसरी अगर क्या कह रहा है, ये भी तो 9/4 आया है, तो 9/4 रखूंगा तो यक्स बराबर अंडर रूट 9/4 आएगा, तो यक्स बराबर ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब एक बार x की वैल्यू +3 कामा -3 आएगा और x की वैल्यू -3/2 और +3/2 आएगा, तो मतलब 2 आंसर बन सकता है। जबरदस्त, नोट करते रहो, दिखती नहीं है तो जबरदस्त, आप लोग समझ नहीं आता है तो कमेंट करते रहो, लेकिन मुझे कमेंट करोगे तभी तो जानेंगे कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर एक एक सवाल कॉपी और पेन ऐसे लिख के बैठो और एक एक क्वेश्चन नोट करो, आपके 100 में 100 मेरा दावा है, मैं 4 सत्र से 100 में 100 डिटेल दे रहा हूं रिकॉर्ड, तो आप भी पा सकते हैं 100 में 100, ठीक है, नोट कर लें। देखो रोहित ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि वेतन में वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। ये बताओ बेटा, सबसे पहली बात इसको अगर लगाने से है, नाम बदल सकता है, रोहित से राव हो सकता है, किरण हो सकता है, या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर 1995 से कार्य आरंभ किया तो कहां तक गया बेटा, बेटा कहां तक गया, ये बेटा आपका 1995 से कार्य किया, और ये बेटा आपके जो है मतलब कहीं तक गया होगा 1995 1996 1997 1998, ठीक है, ऐसे गया होगा। मतलब कहने का मतलब अनंत तक कार्य ना समाप्त हो। अगर ये मासिक वेतन
5,000 रुपया लिया। तो सबसे पहली बात ये किया होगा, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होगी। तो बेटा 5,000 था, अब 200 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 5200, फिर कितनी वृद्धि हुई 5300, सॉरी 5400, फिर 200 रुपये की वृद्धि हुई तो फिर कितना हो गया 5600, डाट 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 कहाँ तक 7,000 रुपया। ठीक है, सिंपल बात है। अगर ये करो, अगर क्वेश्चन में तो ये बता, अगर देखोगे तो सिंपल बात, अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो यही तो होगा। ठीक है, और A2 की वैल्यू, ये समांतर श्रेणी क्या है A2 की वैल्यू, तो अगर मुझे वृद्धि निकालना है तो वृद्धि वही 200 होगा, वही डी की तो वैल्यू होगी, ना निकाल पाओ तो 5200 रुपये में 5,000 रुपया घटा दो, कितना रुपया डी आ जाएगा, वो 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखोगे बेटा, सिंपल बात है कि मेरा जो एन की वैल्यू या ए एन की वैल्यू है वो एन ए एन की वैल्यू यही तो होगी। तो मैं सूत्र बताया था कि ए एन बराबर होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये बताओ ए एन की वैल्यू कितनी है 7,000, ए की वैल्यू कितनी है, ए वन की वैल्यू या ए की वैल्यू 5,000 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200 है। ठीक है, सिंपल बात यार देखोगे, अब 7,000 रुपया इधर है प्लस 5,000, अगर मैं इसको कहूँ अगर इधर ले आऊँ तो बिल्कुल हमारा घट जाएगा, तो बचेगा 5,000। 7,000 रुपये में अगर 5,000 घट जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, सिंपल बात है यार। अब इधर लगा लो, 7,000 में 5,000 में आपका 7,000 रुपये में 5,000 अगर घट जाएगा तो आपका बचेगा कितना बेटा 2,000। 2,000 बराबर अगर इधर देखो तो n माइनस 1 इंटू 200 आएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दाम 20 हो गया। तो बेटा n माइनस 1 बराबर आपका 10 होगा। अगर n को रोक लोगे तो माइनस 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 प्लस 1, तो n बराबर हमारा 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो बेटा 11 साल में हमारी जो 7,000 होगा वो उसका वेतन कहाँ, इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा 11 साल में। तो बेटा 95 से अगर जाओगे तो लगभग 2005 और 2007 तक लगभग 8 तक हो जाएगा। तो सिंपल बात, मुझे 11 साल आया तो मुझे किस वर्ष तक 11 साल, तो सबसे किस वर्ष तक बेटा 11 साल तक हमारा 7,000 रुपया हो जाएगा। ये बिल्कुल लगाओ बेटा जबरदस्त, और ये शेयर करते रहो वीडियो, ऐसी बेटा ऐसा क्वेश्चन देखने को कमी मिलेंगे। आप जल्दी जल्दी शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो यार, और वीडियो को जल्दी जल्दी लोगों के पास भेजो कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तभी उनकी वीडियो हर वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, नोट करो। देखोगे क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करना है, बिंदु P ब्रैकेट में 4, -5, Q 12, x के बीच की दूरी कितनी है। बेटा P और Q के बीच की दूरी जो दिया है वो हमारा 10 है। ठीक है, अगर P की वैल्यू देखो तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और इसको x2 मान लो तो इसको y2 मान लो। अब इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है बेटा, याद रखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर आपका 10 है। ठीक है, सिंपल बात है। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है, और x1 की वैल्यू बेटा 4 है, प्लस y2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो x, y1 की वैल्यू बेटा -5, तो यहाँ +5 और बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो 12 में से 4 दिन आपका 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस ये प्लस बी का होल स्क्वायर का देखोगे तो इसको रोकोगे, सुनो जुगाड़ करो इसके साथ। ठीक है, यहाँ करना है, अगर दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो सिंपल बात मुझे पता होगा 8 का स्क्वायर और x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, और दत्ताम कितना होगा बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दत्ताम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सिंपल बात मैं देखूंगा इधर, अगर बचेगा 8 64 हो जाएगा, और x प्लस 5 अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया तो x स्क्वायर और आपका 4 25 हो जाएगा, प्लस 2ab ए बी 2 पंचे 10 है x, और बराबर दत्ताम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात ये बताओ कि मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर अगर 25 और 64 ये जोड़ दूंगा तो बचेगा 5 4 6 2 8, और इधर मिलेगा 10x बराबर 100। इधर ले आऊंगा तो एक्स स्क्वायर 10x प्लस 89 इधर लाऊंगा तो -100 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 10x 100 में से 89 की माइनस हो जाएगा 11 बराबर 0। ठीक है, सिंपल बात है। और इसको तो हल ही कर सकते हो, x माइनस 1x माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो अगर x कॉमन लोगे तो x प्लस 11 बचेगा, और इधर कॉमन लोगे 1 तो इधर बचेगा x प्लस 11। ये x प्लस 11 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो अगर x ये में लिख सकते हो तो -11 और x बराबर 0।
तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -11 और एक आएगा +1। तो इसको डिटेल से लगा लेना और इसको थोड़ा बेसिक लगाते रहो बेटा, जो बेसिक में ही नंबर मिलेंगे 10th में। और जबरदस्त आप लोग अच्छे से अच्छे रिकॉर्ड करो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्पीड बनाओ मैथ की, मैथ जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BECD को एक पर प्रक्षेप करती है, तो सिद्ध कीजिए कोण त्रिभुज ABE समांतर त्रिभुज CFB है। ये मुझे सिद्ध करना है बेटा। बोला गया एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया। पहले ये देखो, एक समांतर आप लोग चतुर्भुज बना दो, देख लो बेटा, एक समांतर चतुर्भुज बना दो। आप कह रहा है ABCD है ना सर जी, तो बोला गया ABC और D। आप बोला गया एक भुजा AD पर कोई बिंदु E है, AD पर कोई क्या है बेटा, AD मतलब AD पर कोई बिंदु E है। A जो है AD पर, मतलब AD पर कोई बिंदु क्या है, AD पर कोई बिंदु E है। तो बेटा यहाँ आपको E मान लो। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ E मान लो, कोई बिंदु मान लो, रुके रुके। फिर कह रहा है कि E है, फिर BECD को F पर प्रक्षेपित करती है, BD और CD को प्रक्षेपित करती है, ये यहाँ लाइन ये प्रक्षेपित करती है। सिंपल बात है, आप लोग देखो ये किस पे प्रक्षेपित करती है, F पर प्रक्षेपित करती है। तो सिंपल बात है, ये जो है CD है ना, CD ये बोला है CD को D पर कोई बिंदु E है, D पर कोई बिंदु E है। अच्छा यहाँ E कोई बिंदु है जो क्या करती है, F पर प्रक्षेपित करती है। तो ये जो है रेखा एक DE रेखा है जो CD को F पर प्रक्षेपित करती है, CD को क्या करती है, F पर प्रतिच्छेदित करती है। तो मैं कह सकता हूं सिंपल बात है कि त्रिभुज AE ABE तथा त्रिभुज CFB में क्या है, देखोगे ये बाबू AEB अगर देखा जाए, A और E और ये B, बिल्कुल ये बताओ, सिंपल बताना है, यहां से यहां तक A E और B, और क्या है सर जी, ये बताओ CF और B, CFB FB एकांतर है कि नहीं, एक का अंतर है कि नहीं बताओ बेटा, यहां तक और फिर यहां से यहां तक CFB, ये वाला एक दूसरे एकांतर बन रहा है कि नहीं, एकांतर है। ठीक है, सिंपल है। अच्छा ये बताओ एकांतर है कि नहीं। अच्छा तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोण A, देखो बेटा कोण A और कोण C यहां से गए यहां तक, और कोण A मतलब कोण C, कोण A कोण C शीर्षाभिमुख है बेटा, शीर्ष है इसके दोनों के आमने सामने की भुजा शीर्षाभिमुख है, ये शीर्षाभिमुख है। तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, तब मैं ये कर सकता हूं कि एंगल और एंगल जो होगा ये कसौटी में होगा कि नहीं, एंगल ए और ए ये कसौटी द्वारा होगा। तो मैं कह सकता हूं कोण ABE ये समांतर किसके होगा, कोण AAB और E किसके समांतर, त्रिभुज होगा, सॉरी त्रिभुज ABE AB और E यहां से यहां तक अगर देखा गया तो किसके होगा, CF और B, ये दोनों समांतर। बेटा इतना ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक आपको चतुर्भुज बनाना होगा, उसमें आपको प्रक्षेप करनी होगी लाइन, ये थोड़ा ध्यान देना होगा, और इसमें कुछ नहीं है, बस त्रिभुज में फ्री के नंबर होते हैं आपके, जबरदस्त जितना भी घुमा फिरा के लिख लो और जितना भी आप लोग उसको सेटिस्फाई कर लो, इसमें वही है बस, और कुछ नहीं। देखो APB एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी है तथा PQ एक जीवार्थ वृत्त खंड PRQ की माप ज्ञात कीजिए। सर जी ये बोला गया कि एक मान लो कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है। अब ये मान लो APB कोई एक रेखा है सर जी, एक बिंदु यहाँ P मान लो और यहाँ B मान लो। अब सर जी ये बोला गया कि P पर एक स्पर्शी एक वृत्त बनाया गया है। सर जी इसे बना, कोई ट्रायंगल्स नहीं, आपको पता है, बस जानो, बस सर्किल बना लो और छू बना लो, बोला तो बना ही सकते हो, बना लो, ठीक है। अब ये बोला गया कि PQ एक जीवा है बेटा, केंद्र अगर ये है तो मैंने आपको बताया है केंद्र अगर ये सेंटर है तो अगर जीवा इसे कहते हैं जो केंद्र पर होकर ना जाए। एक वृत्त में कई सारी जीवाएं हो सकती हैं, ये क्वेश्चन अगर पूछ ले एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं तो अनंत हो सकती है। तो बेटा ये कह सकता हूं मैं, एक कोई बिंदु जीवा इधर मान लो केंद्र से ना होकर जाएगी, उसी को कहेंगे जीवा।
ठीक है, तो सिंपल बात, एक वृत्तखंड पी आर क्यू की माप जो है याद करना है, और ये दिया है एक पी क्यू आर बराबर, अगर देखा जाए तो मेरा क्यू पी आर दिया है बेटा कितना 70 डिग्री, ये दिया है, ये 70 डिग्री है। तो बेटा बोला गया मुझे ए पी क्यू का मान, अगर ये बताओ बेटा सिंपल बात है, एक बिंदु यहाँ आर मान लो, तो बेटा ए पी क्यू अगर देखा गया, बेटा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है, अगर ए पी क्यू बराबर अगर देखा गया तो बेटा ये टोटल कितना बनता है 180 बनता है, तो 180 में कितना घट जाएगा बेटा, ये जो घट जाएगा वो मेरा बी बी पी क्यू घट जाएगा, बेटा बी पी क्यू दिया है, बी पी क्यू बी पी क्यू घट जाएगा। तो बेटा सिंपल बात है 180 माइनस बी पी क्यू कितना दिया है 70 डिग्री, तो बेटा कितना हो जाएगा 110 डिग्री, तो कोण ए पी क्यू इक्वल टू कितना आएगा 110, तो ये मेरा आ जाएगा 110 डिग्री। सिंपल बात है, तो क्या पूछा गया मेरा पी आर क्यू पूछा गया, तो सिंपल बात है कि रेखाखंड बनाना है, अगर रेखाखंड है तो बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर पी क्यू आर है बेटा, अगर ये रेखाखंड बनाना है तो पी आर क्यू अगर है इतना, अगर 110 है तो ये बेटा रेखाखंड बनाना है, तो मेरा क्या बोला गया ए पी और ए पी इतना है, तो मेरा पी आर क्यू कितना होगा, ये भी 110 डिग्री होगा, समझ गए ना। अगर ए पी क्यू बराबर 110 डिग्री है और ये रेखाखंड बनाना है, बेटा रेखाखंड में भी 110 डिग्री होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आना, अगर 110 है तो 110 ही होगा, तो रेखाखंड भी बराबर होगा, ठीक है। देखो ये सवाल है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मुझे सिर्फ करना है 1 प्लस कॉट थीटा बटा साइन थीटा। बेटा एलएचएस अगर लेंगे हम तो सिंपल बात है, हम एलएचएस लेंगे तो बचेगा हमारे पास कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। बेटा ये परिमीकरण अगर करेंगे इनका तो अंश तथा हर में अगर मैं यहाँ कॉसेक थीटा माइनस है तो यहाँ प्लस कर दूंगा, परिमीकरण की लक्षण होती भाई यही, इसका विपरीत होता है, ठीक है। तो बेटा सिंपल बात है, इधर कर देंगे हम, तो बेटा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऊपर नीचे हम कर देंगे प्लस है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सर जी इसको करेंगे तो हमारा बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और बटे, अगर इनको गुणा करेंगे तो बेटा बनेगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर इधर करूंगा तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। सर जी ये बताइए कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा बटे, ये सूत्र होता है 1 का, ठीक है। सिंपल बात है, ये बताओ कोसेक किसका उल्टा होता है 1 अपॉन साइन का होता है, और ये कॉट किसका उल्टा होता है बेटा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन का। बेटा ये देखो मेरी बात, कासेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। सिंपल बात देखोगे तो अगर बेस समान है दोनों का, तो बेटा अगर आधार जो बेस समान है तो ये तुम्हारी भी सेम रहेगी, तो इसको मैं कह सकता हूं साइन थीटा, और ये तुम कह सकता हूं कि 1 प्लस कॉस थीटा। ये बताओ आरएचएस आया कि नहीं आया ना सर जी, तो ये आरएचएस है। अगर एलएचएस मुझे एलएचएस इतना है तो आरएचएस मुझे इतने तो लाना है, और तो मेरा सिद्ध नहीं हो गया, तो बेटा एलएचएस बराबर आरएचएस हो सकता है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, क्योंकि आपको सिद्ध करने पे इतना एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये चीज इससे लाना था, ये आ गया, ठीक है। नोट कर लो, शेयर कर लो वीडियो को और कमेंट करो जल्दी, ठीक। हाँ देखो कि क्वेश्चन ये बिल्कुल है सिंपल है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये है मुझे लाना क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बिल्कुल लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहली बात इसमें मुझे एलएचएस और जैसे ये सवाल लगाया हूं ना, ये नंबर कितना है बेटा 13वां नंबर सवाल है, ठीक है। इसका अगर एलएचएस लूंगा तो सिंपल बात है 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा। अगर इसका परिमीकरण करूंगा तो ये भी बता दूं, अंश तथा हर में अगर मैं करूं तो यहां प्लस है तो ये माइनस ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, हर में गुणा कर दूंगा, तो बेटा गुणा कर दूंगा 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो मेरा बचेगा मेरा जो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये बचेगा एक एक का एक, और साइन साइन का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बचेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये बताओ सिंपल बात है कि ये दोनों के पावर स्क्वायर लगा है, तो मैं एक चीज और लिख सकता हूं इसको 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों के पावर अगर स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो मैं कह सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन अपॉन कॉस थीटा,
ये दोनों की पावर स्क्वायर है तो दोनों की पावर स्क्वायर लिख सकते हो। कॉस किसका उल्टा होता है बेटा? सेक का। और साइन अपॉन कॉस टैन होता है बेटा, याद रखना ये दोनों। बताओ ये आया कि नहीं आया? आया ना? तो यही मुझे लाना था, यही मेरा आरएचएस है, यही तो मेरा अंदाजा है। ठीक है, बिल्कुल एलएचएस से आरएचएस ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, और कल और बताऊंगा, और 13 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। आज मुझे थोड़ा कम टाइम मिला और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आपको सवाल बताया, और बहुत अच्छे से बताया होगा। अगर आई होप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आपको अगर नहीं कमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहो मेरे दोस्त, ठीक है, शेयर करते रहो, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखो, जबरदस्त। जिस स्तंभ सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर है, तो स्तंभ की परछाई क्या होगी, ये बताना है क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, बेटा एक स्तंभ बना दो, स्तंभ ये बन गया मान लो। ठीक है, सिंपल बात है। अब ए बी और सी, ठीक है। अब समझो मेरी बात, कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण, कोण मतलब एंगल, एक अनुमान होता है जो ऊपर से नीचे हो, जो ऊपर से नीचे, अच्छा उन्नयन कोण कहते हैं, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो स्तंभ की लंबाई है वो 10√3 मीटर है। ठीक है, अच्छा तो स्तंभ की परछाई क्या होगी बेटा? तो स्तंभ की जो परछाई पूछा गया, वो स्तंभ की परछाई पूछा गया बेटा। तो सिंपल बात मुझे लगाना क्या है बेटा, ये, ठीक है, सिंपल बात है। तो स्तंभ की परछाई क्या होगी? तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आपको पता है, मैं बताया हूं कि कॉट थीटा। अगर ये बेटा याद रखना, ये लंब और लंब और आधार पूछे, लंब और आधार पूछे तो बेटा कॉट थीटा ये पूछा है। तो बेटा देखो सिंपल बात, टैन थीटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है ना, आधार बटे लंब होता है। अच्छा, तो इसकी परछाई पूछा गया, तो परछाई यही है बेटा, परछाई ये वाली है। ठीक है, तो बेटा आधार कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 30 है, और थीटा की वैल्यू 30 दी है। ठीक है, और जो आधार है बेटा परछाई, परछाई को ए भी मान लिया मैंने, और लंबाई कितना है? 10√3 है। ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू बेटा जो होती है, वो कॉट 30 की वैल्यू याद रखना, ये √3 होती है। तो ए बी बटे 10√3, अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे हम तो बेटा 10√3 या 10√3 को गुणा कर देंगे तो 10√3 बराबर हो जाएगा ए बी। 10√3 का गुणा बेटा, अगर याद रखना, √3 का गुणा ओनली 3 होता है, और 10 एकम 10 होता है। 10 3 कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। ठीक है, तो यही मेरा आपका आंसर, जो परछाई की लंबाई जो होगी, परछाई स्तंभ की परछाई क्या होगी? 30 मीटर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें, अगला बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग लगाना शुरू करो, प्रयास करो और बोर्ड एग्जाम को क्रैक करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 है, और इस सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, आप जब घड़ी ऐसे चलती है ना भाई, तो आपकी जो लंबाई, एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई बेटा, इसमें देखो इधर और एक छोटी होती है, एक घड़ी की मिनट और एक घंटे वाली सुई होती है, और एक टिक 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 चलती रहती है, आप लोग जानते होंगे। तो मिनट की जो अंतराल होता है बेटा 1 मिनट का, वो 6 डिग्री का होता है, क्योंकि टोटल अगर 360 डिग्री है और टोटल बना रहा है तुम्हारा 360 डिग्री टोटल बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 60, या 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 0 0 0 36 कितने डिग्री बनाता है वो? 1 मिनट में एक 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये बात देखना है। तो माना मिनट वाली, या मिनट, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 डिग्री कोण, मतलब 6 डिग्री घूमती होगी। कितने घूमती होगी? 6 डिग्री घूमती होगी, ये बात है। ठीक है, तो आपका रचित क्षेत्रफल, जो इसका रचित वृत्त हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, थीटा बटा 360, ये मैंने बताया बेटा आपको। बिल्कुल लघु वृत्ताखंड पढ़े होंगे और दीर्घ त्रिज्याखंड पढ़े होंगे। तो जो सर्किल होता है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, घन पृष्ठीय, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल होता है, उसी में। तो ए बराबर जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा कितना है सर जी? थीटा नहीं पता है क्या? थीटा पता है कितना डिग्री है बेटा? थीटा इक्वल टू 6 डिग्री, और बटे 360 गुना मल्टीपल 22/7। और बेटा इसकी जो लंबाई है, वो त्रिज्या, इसकी जो लंबाई बेटा, लंबाई देखो मेरी बात, लंबाई इसकी यही तो होगी, लंबाई यही तो होगी। वृत्त की अगर लंबाई देखो त्रिज्या पर निर्भर करती है, तो आर बराबर 14। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल बात, 6 कम 6 छका 36, तो हो जाएगा 60। ठीक है, सिंपल बात है। तो बेटा 2 3 6 30 हो गया, 2 गिरे 22 हो गया। तो बेटा 11 गुणे 14 का स्क्वायर 196 होता है। सिंपल बात है, 14 का स्क्वायर 196, और बटा 3 7 में कई 210। ठीक है, अब याद रखो यार, गुणा करने का मतलब ये है बेटा, अगर 11 से किसी को गुणा करना होता है तो 6 उतार दो, 9 6 15 उतार दो,
और 9 1 10 1 11 उतार दो, ठीक है, सिंपल बात है। 6 उतार दो, 9 6 15 के 5 और 9 1 10 1 11 और 1 1 2 2156 बटे 210 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लगाते रहो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है और अच्छा रहेगा। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या जो 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, यदि बाल्टी की ऊंचाई जो है 45 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी की धारता क्या होगी। बाल्टी बिल्कुल याद रखना बेटा, आपको जैसे एक बाल्टी बनाना है, ऐसे बाल्टी बना दो, बिल्कुल एक शंकु के आकार का है, ठीक है, शंकु के आकार का है। तो बेटा इसकी दोनों बेस होती हैं। अब बाल्टी के दोनों वृत्तों के सिरों पर, इनके और इनके दोनों सिरों पर है, तो इनकी जो त्रिज्या R1 बराबर दिया है बेटा, R1 बराबर वो 28 सेंटीमीटर दिया है, आप देखोगे, और R2 बराबर बेटा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यदि बाल्टी की ऊंचाई जो दिया है वो बेटा EH बराबर ऊंचाई जो दिया है वो 45 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ बेटा, मैं जानता हूं, याद रखना, मैं जानता हूं, ऐसे कह सकते कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूं कि जो बेटा बाल्टी बनती है बिल्कुल एक शंकु के आकार की बनती है, आप लोग जानते होंगे। तो बाल्टी एक शंकु के एक छिन्नक के रूप में बनती है। किसके रूप में? एक छिन्नक के रूप में बनती है, आप लोग सब जानते हैं, छिन्नक के रूप में बनती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बाल्टी की जो धारता अगर पूछा गया है, किसकी बाल्टी की धारता, बेटा बाल्टी की धारिता अगर पूछा गया तो बराबर याद रखना, जो बाल्टी की धारिता होगी, जो कैपिलरी होगी या वॉल्यूम होगी, वो जो होगी वो छिन्नक के आयतन के बराबर होगी, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन याद रखना बेटा, ये जो आपको पढ़ाया गया, आपको बाल्टी की धारिता अगर निकालना है तो छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हो ना, ऐसे जानते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। छिन्नक का आयतन 1/3 होता है और इसका पाई h होता है, और बेटा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 गुना R2 होता है, ठीक है। तो सिंपल बात इस पे रख सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 और गुना h की वैल्यू आपके 45 है, और बेटा R1 की वैल्यू अगर देखो तो 28 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू बेटा 7 का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू 28 और R2 की वैल्यू 7। अब बेटा हमें लग रहा है गुणा कर ही लोगे, गुणा कर लेना सब लोग, और इसका कैलकुलेशन करोगे तो जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट में करोगे, आंसर दोगे, इसका जो कमेंट में बताएगा उसको 2 रुपया इनाम पड़ेगा, ठीक है, समझ लेना, 2 रुपया देंगे पक्का आप, ठीक है। देखोगे बेटवा आप लोग जबरदस्त, मैं आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए मेहनत आप भी करो और जबरदस्त पूरा पावर लगा दो रोहित सर को बिल्कुल आगे बढ़ाने में, और रोहित मिश्रा मैथ्स को देखना ना भूले बेटा, क्योंकि ये चीज आपको दोबारा नहीं मिल सकती, ये चीज दोबारा नहीं, 2025 एक बार आएगा यार, जान लेना। यूपी बोर्ड 2025 में अगर कोई भी टॉपर बनना चाहता है मैथ के बारे में, कोई भी एक आंकड़ा नहीं छोड़ूंगा इसको, और पूरा धज्जी उड़ा दूंगा मैथ का, याद रखना। उसका तो एक पल याद रखना, उस पर पूरी मोहब्बत है मुझे मैथ में, और मैथ में आपको सिखा दूंगा जबरदस्त, ठीक है। देखो एक पासा एक बार फेंका जाता है, जो 3 का गुणज होता है यार, 3 का गुणज होता है, उसकी प्रायिकता निकालना है। ये बताओ एक पासा, जब लूडो तुम खेलते हो, लूडो मतलब पासा यार, अब पासा जब खेलते हो तो पासे में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 भी तो आ सकता है। तो मतलब डायरेक्ट तो सब आएंगे नहीं, इसमें जो आएंगे बेटा, इसका जो पासा 1 भी आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आएंगे, या 4 भी आ सकते हैं, डायरेक्ट 1 ही आएगा, कोई आएगा तो, ठीक है। तो सबसे पहली बात अब बोला गया है कि जो इसका 3 का गुणज होगा, तो 3 के गुणज होने की प्रायिकता, जो 3 के गुणज होने की प्रायिकता जो होगी, जो 3 से कट जाए बेटा, 3 से कितनी गिनती कट रही है बेटा, एक 3 तो 3 कट ही रही है, एक संख्या हो गई, और एक ये 6 कट रही है, तो कितनी संख्या कट रही है बेटा, 2 संख्या 3 से भाग हो रही है, क्योंकि 3 से 2 ही संख्या भाग हो रही है, तो 3 से 2, और टोटल संख्या कितनी है 6, तो 2 1 कम 2 2 3 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/3। तो मतलब कहने का मतलब जो अनुपयोग वाली संख्या है और टोटल कुल संख्या है, यानी जो टोटल प्रायिकता, टोटल संख्या बन रही है वो, और नीचे हो जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था आज। तो आज मैं टोटल में कितना क्वेश्चन लगवा दिया, 17 क्वेश्चन लगवा दिया। तो 17 क्वेश्चन देखना ना भूलें, इतना ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया था, और जबरदस्त लगाना ना भूलें, और कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और रोहित मिश्रा मैथ्स को फैलाते रहे, ठीक है।